नमस्कार, गुड मॉर्निंग। न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और सुर्खियां अखबार की में सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिकी चुनाव को लेकर कि दरअसल अमेरिका में जो राष्ट्रपति चुनाव हुए थे इसमें ट्रंप को भारी बहुमत के साथ में जीत मिली है। तो अमेरिका में फिर से चला है ट्रंप कार्ड और दैनिक जागरण के साथ तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी है। अमेरिका में ट्रंप युग की वापसी हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव में शानदार जीत हासिल की। वो दूसरी बार अमेरिका के प्रेसिडेंट चुने गए हैं और उनकी इस जीत के बाद से दुनिया भर के नेता उन्हें बधाई दे रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन्हें बधाई दे रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए, ट्रंप एक बार फिर से अपना जादू चला पाने में सफल साबित हुए हैं और यह आज हर एक अखबार में सबसे बड़ी खबर बनी हुई है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका में चुनाव हुए और उम्मीद की जा रही थी कि ट्रंप की वापसी होगी, परिणाम भी कुछ उस तरीके से ही नजर आए। ट्रंप का जादू चल गया और वापसी हो गई है ट्रंप की। बिल्कुल, अमेरिका में फिर चला ट्रंप कार्ड, ये हेडलाइन दी गई है दैनिक भास्कर में। और साथ ही हम आपको ये बता रहे हैं कि किस तरीके से एक बार फिर से ट्रंप का सिक्का चल गया है और ऐसे में राष्ट्रपति चुनाव में भारी बहुमत के साथ में जीत डोनाल्ड ट्रंप ने हासिल की। बिल्कुल, देखिए, और राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस जो कि उनके सामने चुनाव लड़ रही थी और न केवल कमला हैरिस को उन्होंने हराया बल्कि भारी बहुमत उन्होंने हासिल की। और ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है ये भी जानना कि जब डोनाल्ड ट्रंप जीते, ऐलान हुआ इसका, तो पीएम मोदी ने भी पोस्ट कर उन्हें बधाई दी, अपने साथ की एक तस्वीर साझा की और उम्मीद की कि अब अमेरिका के साथ भारत के संबंध और बेहतर से बेहतरीन होंगे। देखिए, आपको बता दें कि 277 जो वोट हैं वो मिले हैं डोनाल्ड ट्रंप को और 224 कमला हैरिस ने हासिल किए थे। और एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने बाजी मार ली। वो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं और ट्रंप की यह जीत ऐतिहासिक है, क्योंकि अमेरिका में ऐसा सिर्फ दूसरी बार हुआ है। तो बिल्कुल देखिए, ये पूरा मामला जिस तरीके से हमने देखा था कि कैसे चुनाव प्रचार प्रसार में दोनों ही पार्टियां जुटी हुई थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप में कहीं ना कहीं भरोसा जाहिर किया है वहां के लोगों ने। डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रत्याशी कमला हैरिस को 50 लाख मतों से हराया। रिपब्लिकन पार्टी को सीनेट और प्रतिनिधि सभा दोनों से बहुमत मिली है। ट्रंप ने अमेरिका के लिए आखिरी सांस तक लड़ने का ऐलान किया था और इस बार भी वो चुनावी मैदान में उतरे तो बिल्कुल इसी दमखम के साथ में उतरे थे। चुनौतियों के बीच भारत से रिश्तों के लिए भी अब क्या नई इबारत लिखी जाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि ये कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच पहले से भी अपनी मित्रता है। और साथ ही क्योंकि अब राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं और प्रचार प्रसार के दौरान भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत के साथ में हम अपने संबंधों को और मजबूत करेंगे, तो राजनीतिक स्तर पर इसका कितना फायदा भारत को पहुंचेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन देखिए, अब उपराष्ट्रपति पद पर जेडी वेंस जीते हैं, जिनकी पत्नी उषा वेंस भारतीय मूल की है। ट्रंप ने प्रमुख उद्योगपति एलन मस्क को भी अपना न्यू स्टार बताया, क्योंकि प्रचार प्रसार करने में पूरी तरीके से समर्थन किया था एलन मस्क ने भी। और अब साथ ही ये भी जानकारी आपको दे दें कि अमेरिका में नए राष्ट्रपति के 20 जनवरी को शपथ लेने की परंपरा है, लेकिन इस बार ये तारीख 21 जनवरी भी हो सकती है। संभावनाएं जाहिर की जा रही हैं, यानी राष्ट्रपति चुनाव तो हो चुके, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह जनवरी के महीने में यानी 2025 में होगा। और तब तक के लिए इसी तरह अभी अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर जो भूमिकाएं हैं वो निभाई जाती रहेंगी। 47वें राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर से मौका मिला है। बिल्कुल, देखिए, और मौका ही नहीं मिला बल्कि ये भी दिखाने का समय मिला है कि अब भारत जो है अमेरिका के साथ मिलकर आगे बढ़ेगा और भारत की तरक्की को, विकास को कोई भी नहीं रोक सकता। यहाँ तक कि आर्थिक स्थिति की भी बात करें तो भारत की स्थिति पहले से बेहतर होने की पूरी उम्मीद की जा रही है। आपने वो तस्वीर जरूर देखी होगी, जरा आप याद कीजिए साल 2017 जब उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफ कीजिएगा मुलाकात हुई थी डोनाल्ड ट्रंप की, मंच सजाया गया था जब पहली बार डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे। किस तरह खुले मंच से वो आपस में गले मिलने की, मुस्कुराने की तस्वीरें वायरल हुई थी और उसके बाद से ही ट्रंप को आपने देखा होगा भारत और भारतीयों के वो समर्थन में ही बोलते नजर आते हैं। बाकी जैसे कनाडा में भी अभी हाल में देखा था आपने किस तरह से हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया था, भक्तों पर हमला किया गया था खालिस्तानियों की ओर से। इसको लेकर भी उन्होंने कहा था कि अमेरिका में भारतीय सुरक्षित रहे, इंडियंस को कुछ ना हो, इसका हर एक जो व्यवस्था है या फिर भरोसा जो है
वो अमेरिका के तरफ से हम सुनिश्चित करते हैं। इससे पहले जो बाइडेन की हम बात कर ले, उनका जो समय था, या फिर हम पीएम मोदी की उनसे मुलाकात की बात कर ले, मुलाकात हुई, बातचीत भी हुई, हर एक तरीके से मदद भी भारत ने अमेरिका की है। लेकिन जो बाइडेन के साथ वो जो संबंध है, वो जो मिठास है, वो डोनाल्ड ट्रंप वाली नहीं आ पा रही थी। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप जीते, पीएम मोदी ने भी एक्स पर अपने साथ की एक तस्वीर साझा की, पोस्ट किया और कहा कि साथ में मिलकर अब आगे बढ़ने का समय आ चुका है। चलिए हम भी खबरों में बढ़ जाते हैं आगे और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। रिश्तों में मिठास की उम्मीद अब बढ़ गई है, भारत अमेरिका साझेदारी बढ़ेगी, ड्रैगन की दबंगई पर लगाम अब लग जाएगा। और अमर उजाला में इस खबर को जगह दी गई है। तो देखिए, 4 साल के अंतराल के बाद डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद दुनिया की निगाहें उनकी नीतियों और निर्णयों पर टिकी हुई है। विशेषज्ञों को लगता है कि ट्रंप पहले कार्यकाल की नीतियों पर डटे रहे तो भारत और अमेरिका के बीच सामरिक और रणनीतिक भागीदारी और बढ़ेगी। नए राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप का लक्ष्य एशिया प्रशांत क्षेत्र के साथ एशिया में चीनी प्रभुत्व पर लगाम कसने के लिए क्वाड को न सिर्फ मजबूती मिलेगी, बल्कि अमेरिका बहुत हद तक भारत पर निर्भर रहेगा। बिल्कुल, तो दैनिक जागरण की अखबार की कटिंग आप देख रहे हैं, जिसमें हेडलाइन दी गई है, चीन को लेकर ट्रंप की नीति पर भारत की नजर होगी। और ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, इस तस्वीर के ठीक बगल में यहाँ पर आप देखेंगे कि अमेरिकी संसद में भारत वंशियों की संख्या बढ़ चुकी है। और एक और जहाँ भारत का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ अब क्योंकि राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, यानी कि उन्हें चुन लिया गया है, तो ऐसे में अब चीन की ओर से जो नीतियां अपनाई जाती रही हैं, उस पर भी कड़ी निगाह रखी जाएगी अमेरिका की ओर से, ऐसा माना जा रहा है। दो नीतियों से फायदा होगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के आक्रामक रवैये को रोकने को लेकर के सक्रियता बढ़ेगी और चीनी उत्पादों पर अमेरिका की निर्भरता घटाने संबंधित उपाय भी किए जाएंगे। फिलहाल अमेरिकी राजनीति में सबसे ऐतिहासिक कमबैक करने के बाद से आमतौर पर दुनिया के तमाम विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की कई नीतियां मौजूदा वैश्विक व्यवस्था में उथल पुथल मचा सकती है। और यूक्रेन रूस युद्ध से लेकर के पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के अलावा विश्व व्यापार संगठन जैसे संगठनों की भूमिका और पर्यावरण सुरक्षा को लेकर के ट्रंप की नीतियां मौजूदा जो बाइडेन सरकार से बिल्कुल ही अलग हो सकती हैं। और ये कहा जा रहा है कि इस बार जो अपनी नीतियां लागू की जाएंगी अमेरिका में, तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ये कोशिश करेंगे कि कैसे भारत के साथ में अपने संबंधों को मजबूत रखे। तो दूसरी तरफ आपको भी इस बात की जानकारी जरूर होगी कि भारत और चीन में अनबन की खबरें अक्सर आती रहती हैं। और ऐसे में चीन कैसी नीतियां अब आगे आजमाएगा, क्योंकि चीन उन देशों को खास तौर पर समर्थन कर देता है जो कि या तो अमेरिका के खिलाफ खड़े नजर आते हैं या तो भारत के खिलाफ खड़े नजर आते हैं। अब इसी वजह से बहुत ज्यादा फोकस की जरूरत है कि चीन अब किस तरीके के अपनी नीतियां अपनाता है और उन नीतियों पर कंट्रोल कैसे किया जा सकेगा, या फिर उसके साथ में कैसे तालमेल बनाने की कोशिश की जाएगी और कैसे तमाम जो टारगेट्स है उन टारगेट्स को पूरा किया जाएगा। एक अब ये पूरी तरीके से चैलेंज इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के सामने है। बिल्कुल, देखिए, और चीन को लेकर जो रणनीति है वो अमेरिका अब तैयार करेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि भारत के चीन के साथ संबंध पहले बेहतर नहीं थे, लेकिन अब कोशिश जो है वो की जा रही है। और कोशिश करने के साथ ही ये भी प्रयास किया जा रहा है कि चीन अब ये समझ जाए कि भारत के साथ अगर दुश्मनी ली या फिर किसी भी तरह से भारत का विरोध किया गया, तो अब वो दिन दूर नहीं है जब चीन को दरकिनार कर दिया जाएगा, साइडलाइन कर दिया जाएगा। देखिए, अमेरिकी राजनीति में सबसे ऐतिहासिक कमबैक करने के बाद आमतौर पर दुनिया के तमाम विशेषज्ञ मान रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की कई नीतियां मौजूदा वैश्विक व्यवस्था में उथल पुथल मचा सकती है। यूक्रेन रूस युद्ध से लेकर पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के अलावा विश्व व्यापार संगठन जैसे संगठनों की भूमिका और पर्यावरण सुरक्षा को लेकर ट्रंप की नीतियां मौजूदा जो बाइडेन सरकार से बिल्कुल अलग हो सकती है। और ये आपने चुनावी घोषणा के दौरान ही देख लिया होगा कि किस तरह से कमला हैरिस जो है वो युद्ध का जिक्र करती हैं, और अगर डोनाल्ड ट्रंप की हम बात करें तो वो अमेरिका में विकास का जिक्र करते हैं, किस तरह से आर्थिक स्थिति को बेहतर किया जा सकता है इसका जिक्र करते हैं। बहरहाल हम खबरों में बढ़ जाते हैं आगे, और खबरों में आगे बढ़ने के साथ ही आपको बताएंगे कि किस तरह से लगातार अलग अलग अखबार में आज कई ऐसे बड़े हेडलाइंस हैं, बड़ी खबरें हैं जो सुर्खियों में बनी हुई हैं, और वो खबर आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो देखिए, आतंकवाद की चुनौतियों से निपटने को 2 दिन होगा मंथन। दैनिक जागरण में इस खबर को जगह दी गई है।
तो फिलहाल ये खबर हम आपको आतंकवाद से जुड़ी हुई बता रहे हैं। दरअसल देश के सामने आतंकवाद की मौजूदा चुनौतियां और उससे निपटने के उपायों पर आतंक विरोधी एजेंसियों के प्रमुख 2 दिनों तक मंथन करेंगे। आज से शुरू हो रहे 2 दिन के आतंकवाद निरोधी सम्मेलन में जम्मू कश्मीर में बढ़ रही आतंकवाद की घटनाओं को लेकर के देश की आर्थिक संप्रभुता के लिए चुनौती बन रहे विमानों और होटलों में बम की अफवाहों से निपटने के उपायों पर भी चर्चा हो सकती है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार एनआईए द्वारा आयोजित सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। बिल्कुल देखिए, और ये खबर है, हेडलाइन आप देख सकते हैं, आतंकवाद की चुनौतियों से निपटने को 2 दिन होगा मंथन। अब आपको बताते हैं आखिर खबर क्या है। देखिए, अमित शाह करेंगे एनआईए द्वारा आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन। इतना ही नहीं, विमानों और होटलों में बम की अफवाहों से निपटने पर भी चर्चा की जा सकती है। देखिए, जिस तरह से आजकल डिजिटल फ्रॉड बढ़ता जा रहा है, ठीक वैसे ही आतंकियों की ओर से हर रोज अलग अलग तरह से धमकियां दी जाती है। कभी मॉल्स को, कभी फ्लाइट्स को, विमानों को उड़ा देने की धमकी दी जाती है बम से, और इसी पर अब मंथन किया जाएगा कि आखिर इस चीज से कैसे निपटा जाए। क्योंकि देखिए, तत्काल प्रभाव से धमकी दे दी जाती है, सिक्योरिटी लेवल को बढ़ा दिया जाता है, लेकिन बाद में मालूम चलता है कि जो धमकी दी गई थी वो तो फ्रॉड है, वो तो सिर्फ एक स्पैम कॉल था। इन तमाम चीजों से निपटने के लिए मंथन किया जाएगा। देखिए, आतंकवाद की मौजूदा चुनौतियों और उससे निपटने के उपायों पर आतंकियों को रोकने के लिए जो एजेंसियों के प्रमुख हैं 2 दिन तक मंथन करेंगे। इतना ही नहीं, गुरुवार से शुरू हो रहे 2 दिन के आतंकवाद रोधी सम्मेलन में जम्मू कश्मीर में बढ़ रही आतंकी घटनाओं से लेकर विमानों और होटलों में बम की अफवाहों से निपटने के उपायों पर भी चर्चा की जाएगी। और केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह इसका उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार एनआईए द्वारा आयोजित सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। वैसे जम्मू कश्मीर समेत पूरे देश में पिछले 10 सालों में आतंकी घटनाओं में काफी कमी आई है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में अलगाववादी घटनाएं भी न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई हैं और अमित शाह ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने का ऐलान किया। इसके बावजूद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नई चुनौतियों का भी सामना करने के साथ डटकर लड़ने का भी जिक्र किया गया है। तो देखिए, यहाँ पे समझने की जरूरत ये है, अगर हम जम्मू कश्मीर का जिक्र करें तो जम्मू कश्मीर में आपने देखा कि किस तरह से आतंकी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार आतंकवाद जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, आतंकियों का खात्मा भी जारी है। लेकिन इस बीच अब 2 दिवसीय बैठक होने जा रही है, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद इस बैठक में शामिल होंगे। और बैठक में ये तय किया जाएगा कि आखिर आतंकवाद को किस तरह से खत्म किया जाए, और सिर्फ आतंकवाद को खत्म न किया जाए बल्कि जो बम से उड़ाने की धमकी तमाम होटल्स को, विमानों को दी जा रही है, उस पर भी अंकुश लगा सके। और अब चलिए हम खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात महाराष्ट्र से जुड़ी हुई करेंगे। दरअसल महाराष्ट्र में एमवीए ने 5 गारंटी दी है। महालक्ष्मी योजना, महिलाओं के लिए मुफ्त बस प्रवास का वादा। अमर उजाला के साथ साथ अलग अलग अखबारों में आप इस खबर को देख पाएंगे। और साथ ही ये जानकारी आपको दे दें कि महाराष्ट्र क्योंकि चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज है, इन दिनों तमाम पार्टियां जोर लगा रही हैं, जोर आजमाइशें की जा रही हैं। बिल्कुल देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं। एमवीए यानी कि महाविकास आघाड़ी और महायुति में सीट शेयरिंग के बाद अब चुनावी वादे भी जारी होने लगे हैं। और इस क्रम में कल एमवीए ने अपनी 5 गारंटी जारी कर दी है। इनमें महिलाओं के प्रति मां वित्तीय सहायता, किसानों का लोन माफ, बेरोजगारों को आर्थिक सहायता, परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा आदि शामिल है। वहीं विपक्ष ने भी महाराष्ट्र में जनता के लिए 5 गारंटी का ऐलान किया है। महालक्ष्मी योजना के तहत हर महीने महिलाओं को 3,000 रुपए देने का ऐलान किया गया। वहीं महिलाओं और लड़कियों की सरकारी बसों में यात्रा को फ्री कर देने की बात भी कांग्रेस ने कही है। तो बिल्कुल ये जो अखबार की कटिंग इस वक्त आप देख रहे हैं, अमर उजाला में इस खबर को जगह दी गई है। और इस तस्वीर में आप देखेंगे कि किस तरीके से राहुल गांधी बीच में नजर आ रहे हैं, उनके साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे भी है। और एमवीए ने इस बार 5 गारंटी जारी की है। महालक्ष्मी योजना, महिलाओं के लिए मुफ्त बस प्रवास का वादा, ये हेडलाइन दी गई है। अब इस खबर में क्या कुछ छपा है ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल ये कहा गया है राहुल गांधी की ओर से कि देश में जाति जनगणना जरूरी होगी, 50% की आरक्षण सीमा
को भी हटा देंगे। राहुल गांधी ने कई बड़ी बातों का जिक्र इस दौरान किया और साथ ही ये आपको बता दें कि ये भी कहा गया है कि इस पूरे मामले में महिलाओं को राज्य में मुफ्त बस प्रवास की सुविधा प्रदान करने का आश्वासन दिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि पहली गारंटी महालक्ष्मी योजना है, जिसके तहत महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने खटाखट 3,000 रुपए भेज दिए जाएंगे ताकि महिलाओं को सुविधा मिल सके। उन्हें अगर किसी प्रकार की परेशानियां हो तो ऐसे में इन रुपयों का वो इस्तेमाल कर सके। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित ग्राउंड में आयोजित एमवीए की रैली में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घोषणा पत्र साझा किया और इसमें जो गारंटियां दी गई उसका जिक्र हम कर रहे हैं। लाडली बहन योजना के माध्यम से राज्य की 2 करोड़ महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह दिया जाए और ये बताया गया कि अभी से ही इसकी शुरुआत कर दी गई है, दिया भी जा रहा है। इसके मुकाबले में एमवीए ने महालक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 3,000 रुपए और महिलाओं के लिए मुफ्त प्रवास गारंटी दी है। यानी एक और महाविकास आघाड़ी ने पहले से ऐसी स्कीम चला रखी है, तो यहाँ महायुति की ओर से ये कोशिश की गई है कि कैसे इसको कवर किया जा सके और इसको बढ़ाते हुए 3,000 रुपए देने का वादा किया है। साथ ये भी आपको जानकारी दे दें कि शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार महिलाओं को बस यात्रा पर 50% की छूट दे रही है। एमवीए में इसके अलावा 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा, मुफ्त दवा, किसानों के लिए 3 लाख तक कर्ज माफी और बेरोजगारों के प्रतिमाह 4,000 रुपए मानधन देने का पंचसूत्रीय कार्यक्रम घोषित किया गया। तो ये 5 बड़ी घोषणाएं की गई हैं एमवीए की ओर से, महाविकास आघाड़ी दल की ओर से, और इसमें राहुल गांधी ने कहा है कि न केवल ये घोषणाएं हैं बल्कि इसे जमीनी स्तर पर लागू भी किया जाएगा अगर हमारी सरकार चुनकर महाराष्ट्र में बनती है। चले खबरों में बढ़ेंगे आगे सुरभि, और जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे की बहाली का प्रस्ताव पारित हुआ है। देखिए, जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज एक बड़े राजनीतिक हंगामे का दृश्य तब देखा गया जब उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी ने राज्य के विशेष दर्जे की बहाली के लिए केंद्र सरकार से बातचीत करने के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए प्रस्ताव पेश किया। और देखिए, दैनिक जागरण में इस खबर को तरजीह दी गई है। मैं दिखाना भी चाहूंगी आपको कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में विशेष राज्य के दर्जे की मांग की गई है और दर्जे की मांग करने के साथ ही जमकर हंगामा किया गया। जो सत्र चल रहा है, सत्र के दौरान जमकर हंगामा हुआ। ये देखिए, जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे की बहाली का प्रस्ताव पारित हो गया है। हंगामे के बाद इसे पारित किया गया। पूरी खबर क्या है वो आपको बता देते हैं। बीजेपी ने किया कड़ा विरोध, 370 का जिक्र नहीं, पर अधिकार और विशेष पहचान पहले जैसे हैं। तो देखिए, जम्मू कश्मीर विधानसभा में बुधवार को ध्वनिमत से राज्य के विशेष दर्जे की बहाली का प्रस्ताव पारित हो गया। बहाली का प्रस्ताव पारित होने के साथ ही इसका स्वागत किया गया। बीजेपी के कड़े विरोध और नारेबाजी के बीच सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लाए गए इस प्रस्ताव में अनुच्छेद 370 का जिक्र तो नहीं है, लेकिन सारे अधिकार और पहले जैसी पहचान की बात जरूर की गई है। साथ ही सदन में इस प्रस्ताव का बीजेपी के अलावा अन्य सभी विधायकों ने समर्थन किया। बीजेपी विधायकों ने स्पीकर से इस प्रस्ताव को वापस लेने की मांग करते हुए उनकी निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए हैं, जिसके जवाब में स्पीकर ने अपने खिलाफ अविश्वास मत प्रस्ताव लाने की चुनौती दी और भारी हंगामे के बीच 3 बार सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया। बाद में सदन के बाहर उमर ने केवल इतना ही कहा कि विधानसभा ने अपना काम कर दिया है। सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे की बहाली का प्रस्ताव रखा। शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू ने समर्थन किया और इस बीच नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने सवाल किया कि ये आज की कार्यवाही में शामिल नहीं था। तो देखिए, विशेष राज्य के दर्जे की मांग जो की जा रही थी, इसे अब पारित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के लिए ये काफी बड़ा फैसला है। तो बिल्कुल देखिए, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जे की बहाली के प्रस्ताव विश्व में पास हुआ। बीजेपी का हंगामा भी इस दौरान देखा गया। ये जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई खबर हमने आपको बताई और पूजा ने डिटेल में आपको जानकारी दी कि किस तरीके से बीजेपी विधायकों का ये कहना था कि जो प्रस्ताव लाया गया ये पूरी तरीके से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इसे हटाने के पीछे की मंशा को उन्हें समझना होगा और इसी वजह से हमने खूब नारेबाजियां भी देखी गई थी। और इसी कारण अब इस पूरे खबर को अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हर अलग अलग बड़े अखबारों ने इस खबर को जगह दी है और विवाद किस बात को लेकर हुआ है ये खबर भी आप डिटेल में देख और पढ़ पाएंगे अलग अलग अखबारों में। इसी के साथ फिलहाल खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और खबर राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ी हुई है। दरअसल राहुल गांधी नागरिकता प्रकरण में
सीबीआई ने अब अपनी जांच को शुरू कर दिया। दैनिक जागरण के साथ अलग अलग अखबारों में आप इस खबर को देख पाएंगे। और याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा सुनवाई जा रही एक जनहित याचिका पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता की सीबीआई जांच शुरू की गई है। बिल्कुल देखिए, और राहुल गांधी की नागरिकता मामले में सीबीआई की जांच शुरू हो गई है। खबर क्या है वो हम आपको बताते हैं विस्तार से। दिल्ली हाईकोर्ट में खुलासा हुआ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका पर शुरू हो गई है एजेंसी की कार्रवाई। देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। दिल्ली हाईकोर्ट को बुधवार को सूचित किया गया कि राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर कर्नाटक के एस विघ्नेश शिशिर की जनहित याचिका को लेकर जो सुनवाई है वो होनी है और सीबीआई ने इसको लेकर जांच शुरू कर दी है। यानी कि अब राहुल गांधी की नागरिकता पर भी सवाल उठने लगे हैं और नागरिकता की जांच की जा रही है क्योंकि याचिका दायर की गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष ये विषय बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर आया। स्वामी ने हाईकोर्ट से आग्रह किया कि राहुल की नागरिकता रद्द करके संबंध में उनके आवेदन पर गृह मंत्रालय को निर्देश जारी किया जाए। शिशिर की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव की पीठ ने कहा कि हम नहीं चाहते कि कोई विरोधाभास आदेश पारित किया जाए। पीठ ने कहा कि एक ही मामले पर दो समांतर याचिकाएं नहीं हो सकती। पीठ ने याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका के बाद प्रासंगिक घटनाक्रम पर हलफनामा दायर करने की अनुमति दी है। तो देखिए, अब राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठ रहे हैं। सीबीआई इस मामले की जांच करेगी। अब जांच के बाद आखिर क्या निकलकर सामने आता है वो भी देखने वाली बात होगी। तो बिल्कुल देखिए, दैनिक जागरण में भी इस खबर को जगह दी गई है और ये कटिंग हम अखबार के आपको दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी की जो नागरिकता है उसको लेकर के जो सुनवाई चल रही थी, इसमें अब जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। यानी अब जांच होगी और उसके बाद ये पता चलेगा कि आखिर राहुल गांधी की जो नागरिकता का मुद्दा गरमाया हुआ था उसमें क्या फैसला आता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले बीजेपी नेता विघ्नेश शिशिर ने अदालत को इस बात की जानकारी भी साझा की थी और लोकसभा में नेता विपक्ष सांसद राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले बीजेपी नेता विघ्नेश शिशिर ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष ये कहा कि मामले में सीबीआई जांच शुरू हो गई है। विघ्नेश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ के समक्ष पेश हुए। दिल्ली हाई कोर्ट राहुल गांधी नागरिकता प्रकरण में पूर्व राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई कर रही है और साथ ही यह भी बताया गया कि विघ्नेश शिशिर ने पीठ के समक्ष ये कहा कि मामले में वो सीबीआई के सामने पेश हुए हैं, बहुत गोपनीय सबूत पेश किए गए हैं। फिलहाल इसकी जांच सीबीआई अभी भी कर रही है। उन्होंने ये भी बताया है कि मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष लंबित है। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष याचिका में हुई प्रगति पर प्रासंगिक दस्तावेज को रिकॉर्ड पर रखने के लिए भी कुछ समय देने का अनुरोध किया और ये कहा गया है कि जो गोपनीय दस्तावेज रखे गए हैं, क्योंकि मुद्दा 2017 से चला आ रहा है और 2017 के मुद्दे को अभी भी इसमें जांच जो होनी है वो न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही हो रही है। सीबीआई की जांच शुरू हो चुकी है। अब इंतजार है उस रिपोर्ट का, जब सीबीआई की ओर से एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी और उसके बाद से एक फैसला सामने आएगा और फैसला क्या होता है, नागरिकता क्या बरकरार रहेगी राहुल गांधी की या फिर उसे रद्द किया जाएगा, इसका इंतजार करना होगा। बिल्कुल, चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। संतों और सनातन धर्म की बाधाएं दूर करने के लिए संघ डंडा लेकर तैयार है और अमर उजाला के साथ ही दैनिक जागरण में इस खबर को जगह दी गई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि कुछ लोग निहित स्वार्थ के चलते उभरते भारत को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सत्य भारत है जो कभी दबता नहीं है। यह हर संकट से उबरकर आगे बढ़ता रहेगा। सनातन और संतों के काम में आने वाली बाधाओं को संघ स्वयं सेवक डंडा लेकर दूर करेंगे। धर्म नगरी के दास हनुमान मंदिर परिसर में चल रहे युग तुलसी राम किंकर उपाध्याय की जन शताब्दी कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने देश की वर्तमान स्थिति को लेकर देश विरोधी ताकतों पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कठोर परिश्रम के बाद देश का निर्माण हुआ है। विश्व में चल रहे युद्ध में धर्म की ही जीत होगी। धर्म और सत्य की ताकत के आगे अधर्म को हार का सामना करना पड़ेगा। हर हिंदू के लिए आगे बढ़ने के लिए रामायण और महाभारत प्रेरणा है। हर हिंदू देश निर्माण में अपना धर्म निभाए।
तो फिलहाल मोहन भागवत ने कहा है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो हमें डंडे का भी इस्तेमाल अगर करने की ज़रूरत होती है तो हम इसके लिए भी पूरी तरह तैयार है। देखिए, भगवान की इच्छा है इसलिए होगा सनातन धर्म का उत्थान, ये भागवत की ओर से कहा गया है। और साथ ही और क्या कुछ बड़ी बातें उन्होंने कही, हम ये भी आपको बता देते हैं। सनातन है तो पूरे विश्व में मानवता है, ये स्वामी चिदानंद की ओर से कहा गया, क्योंकि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए स्वामी चिदानंद भी पहुंचे हुए थे। और श्री राम किंकर जन्म शताब्दी समारोह के अंतिम दिन बुधवार को सनातन संस्कृति को लेकर के विचार मंथन किया गया। संघ प्रमुख मोहन भागवत के संबोधन से पूर्व परामर्थ निकेतन आश्रम ऋषिकेश के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कहा कि गैर हिंदू आपस में अपनी आलोचना नहीं करते हैं, इसलिए हमें भी एक दूसरे की आलोचना नहीं करनी चाहिए। सनातन बचेगा तो आप बचेंगे, सनातन है तो पूरे विश्व में मानवता है। संत मुरारी बापू ने कहा कि जैसा वृंदावन वासी बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर गए ही नहीं, वैसे भगवान श्री राम कभी चित्रकूट को छोड़ करके गए ही नहीं है। और इसी वजह से सनातन का किस तरीके से आपको झंडा बुलंद रखना है ये समझने की जरूरत होगी, क्योंकि भारत में पूरी तरीके से अगर पहचान भारत की होती है तो सनातन परंपरा को लेकर, सनातन इतिहास को लेकर, सनातन धर्म को लेकर के। और इसी पर मोहन भागवत के साथ मुरारी बापू और स्वामी चिदानंद ने भी इस बात की जानकारी साझा करते हुए कहा है, लोगों से भी कहा है कि हम सभी को एक साथ एकजुट होकर के रहना है और सनातन का परचम इसी तरीके से लहराते रहना है, लोगों तक इस आवाज को पहुंचाते रहना है। और अगर जरूरत पड़ी तो फिर अगर कोई भी इसमें बाधा डालने की कोशिश करता है या फिर इसका अपमान करने की कोशिश करता है तो फिर उनके खिलाफ एक्शन भी लेने की आवश्यकता हो सकती है। बिल्कुल, देखिए, और कहीं ना कहीं जिस तरह से मोहन भागवत ने धर्म का पालन करना और धर्म की रक्षा करना इसे बड़ी प्राथमिकता बताई है। साफ तौर पर कहा गया कि हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए हर एक हिंदू को एकजुट होना पड़ेगा, हिंदुत्व को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए जरूरी है कि वक्त रहते आप चीजों को समझें और उन चीजों को समझने के साथ ही अपनी जिम्मेदारी, अपना दायित्व, अपना कर्तव्य, अपने धर्म की रक्षा का पालन करना, इस चीज को आगे बढ़ाए। चलिए, खबरों में हम बढ़ेंगे आगे और रुक करेंगे अगली खबर का। तो छोटे व्यावसायिक वाहन चला सकते हैं LMV लाइसेंस धारक, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया। दैनिक जागरण, अमर उजाला के साथ अलग अलग अखबारों में इस खबर को जगह दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने छोटे वाणिज्यिक और परिवहन वाहन चलाकर रोजी रोटी कमाने वाले LMV लाइसेंस धारक ड्राइवरों के बारे में अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह कहा कि हल्के मोटर वाहन यानी LMV लाइसेंस रखने वाले 7,500 किलोग्राम भार तक के परिवहन वाहन चला सकते हैं और इसके लिए उन्हें किसी अतिरिक्त अधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक बड़ा स्टैंड इसे माना जा सकता है, खासतौर पर वो वर्ग जो कि ऐसे हल्के वाहनों का इस्तेमाल अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए करता है, उनकी रोजी रोटी पर किसी तरीके का खतरा ना मंडराने पाए, इसी के तहत में ये बड़ा फैसला लिया गया। बिल्कुल, देखिए, कार का लाइसेंस है तो अब बेधड़क चला सकेंगे हल्के व्यावसायिक वाहन। तो ये खबर क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, LMV लाइसेंस धारकों को 7,500 किलो तक के वाणिज्यिक वाहन चलाने की अब अनुमति मिल गई है। कहा, ऐसे बीमा क्लेम से मना नहीं कर सकती है कंपनियां, इनके भारी वाहन चलाने से हादसा बढ़ना साबित नहीं है। तो देखिए, शीर्ष अदालत ने क्या कहा है वो हम आपको बताते हैं। लाखों लोग ऐसे परिवहन वाहन चालक रोजगार कमा रहे हैं जिनका वजन माल के बिना 7,500 किलोग्राम से कम होता है। LMV लाइसेंस रखने वाले ऐसे चालक अपना अधिकतम समय गाड़ी चलाते हुए बिताते हैं। बीमा कंपनियां ये दिखाने में नाकाम रही हैं कि LMV लाइसेंस धारक चालकों के भारी वाणिज्यिक वाहन चलाने से दुर्घटनाएं काफी ज्यादा हो रही हैं। अदालत ने कहा कि सड़क सुरक्षा पूरी दुनिया के लिए गंभीर विषय है। बीते साल भारत में 1.5 लाख लोग सड़क हादसे में मारे गए, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि इसके लिए सिर्फ LMV लाइसेंस धारक जिम्मेदार हैं। सीट बेल्ट, हेलमेट पहनने जैसे नियमों का पालन न होना, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल करना, नशा जैसे कई कारण बताए गए हैं जिसके चलते सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। यानी साफ तौर पर अब अगर आपके पास लाइसेंस है तो भी आप 7,500 किलोग्राम तक के वजन वाले निजी या व्यावसायिक वाहनों में अंतर करना सही नहीं होगा, आप चला पाएंगे।
बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से जानकारी अलग अलग अखबारों में दी गई है, ये हम आपको बता दें कि 7,500 किलो भार तक के परिवहन वाहन चला सकते हैं LMV लाइसेंस धारक। ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक बड़ा आदेश जारी किया गया और ये एक बड़ा फैसला इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि खासतौर पर उन लोगों के लिए बहुत दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ जाता है जो कि बड़े वाहन नहीं ले सकते हैं, लेकिन उन्हें अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए मजबूरन उन्हें LMV का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ऐसे में ये डेटा दिया गया और ये कहा गया है कि 7,500 किलो भार अगर आपके पास ऐसा कोई वाहन है, आप उसका इस्तेमाल अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए करते हैं, तो इसके लिए कोई अधिकार पत्र की आवश्यकता आपको नहीं होगी, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से इसे बड़ा फैसला भी माना जा रहा है और इसके लिए उन्हें किसी सुप्रीम कोर्ट ने मोटर वाहन कानून और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े प्रावधानों को स्पष्ट और LMV धारक हजारों ड्राइवरों को रोजी रोटी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बीमा कंपनियों को एक बड़ा झटका जरूर लगा है और साथ ही उन लोगों के लिए लेकिन ये राहत भरी खबर है जिनके पास LMV वाहन है। चले बढ़ेंगे आगे। बुलडोजर से रातों रात किसी का घर नहीं गिरा सकते, अमर उजाला में इस खबर को जगह दी गई है। दैनिक जागरण में भी ये खबर छापी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर यूपी सरकार को फटकार लगाई है। अदालत ने कहा ये मनमानी है, आप बुलडोजर लेकर रातों रात किसी का घर नहीं तोड़ सकते, आप परिवार को घर खाली करने का समय नहीं देते, घर के सामान का क्या, उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। बिल्कुल, दैनिक जागरण में फ्रंट पेज पर आपको ये खबर देखने को मिल जाएगी, बुलडोजर लेकर रातों रात नहीं तोड़ सकते घर, ये हेडलाइन दी गई है और बुलडोजर की इस तस्वीर को भी छापा गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इस वजह से भी हो जाती है, चाहे सड़क चौड़ीकरण के नाम पर या फिर किसी भी मामले के नाम पर कई मकानों को ध्वस्त कर दिया जाता है और ऐसे में जो बुलडोजर कार्रवाई होती है पूरा परिवार इस बीच उन्हें कहीं ना कहीं बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि रातों रात आखिर कोई अपना घर कैसे खाली कर दे, वो जाए तो जाए कहाँ, जिस आशियाने को बनाने में उन्हें सालों लग गए और जिस तरीके से कई ऐसी जो हमारी मेमोरीज होती है अपने घर परिवार के लोगों के साथ में उस घर के भीतर गुजरी होती हुई है, किसी का बचपन बीता हुआ होता है, तो ऐसे में बहुत सारी जो कनेक्शंस होते हैं आप उसे भी समझिए और ये एक बड़ा फैसला इस वजह से भी है। ये फटकार जो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है इसे समझना बहुत जरूरी है कि सरकार को अंतरिम मुआवजे के तौर पर पीड़ित को पहले तो 25 लाख रुपए देने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया क्योंकि जिसका आशियाना एक परिवार से छिन रहा है ऐसे में उस परिवार का ठिकाना क्या होगा, उस परिवार के पास आगे अगला कदम उठाने के लिए उनके पास क्या रह जाएगा। तो इसी के लिए व्यवस्था करने का बात कही गई है। महाराजगंज में सड़क चौड़ीकरण करने के लिए 2019 में ढहा दिया गया था मनोज टिब्रेवाल का मकान, जिसके बाद से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा इस मामले में भी खटखटाया गया था और एक याचिका लगाई गई थी। बिल्कुल देखिए, और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप सिर्फ एक ढोल बजाकर इस चीज का ऐलान नहीं कर सकते कि एकाएक किसी के भी घर को आप बुलडोजर के जरिए ध्वस्त कर दें। ना तो लोगों को समय मिलता है और ना ही लोगों को समय के अलावा अपनी चीजों को स्थानांतरित करने का मौका मिलता है। यूपी सरकार को फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, पीड़ित को 25 लाख रुपए मुआवजा देने और जिम्मेदार अधिकारियों पर आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया गया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी तरीके से किसी का मकान ध्वस्त करने को लेकर साफ कहा कि ये अराजकता है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अवैध निर्माण हटाने और सड़क चौड़ीकरण के दौरान उचित प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया गया। कोर्ट ने कहा बुलडोजर लेकर आप रातों रात किसी का मकान नहीं गिरा सकते। पीठ ने साल 2019 में सड़क विस्तार के दौरान मकान ध्वस्त करने के मामले में यूपी सरकार को पीड़ित को 25 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश जारी किया था। साथ ही मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार बिना सूचना के किसी के घर में घुस उसे ध्वस्त नहीं कर सकती। तो बिल्कुल फिलहाल देखिए, सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये एक कड़ी फटकार जरूर है, लेकिन उन लोगों के लिए जरूर राहत होगी जिनके घरों पर इस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है और बुलडोजर का इस्तेमाल करते हुए उनके घरों को ध्वस्त कर दिया जाता है। ऐसे में थोड़ी राहत है ताकि उन लोगों को राहत जरूर पहुंचाई जा सके जिन पर ये कार्रवाइयाँ होती है, उन्हें समय दिया जा सके और अगर ऐसा होता है तो फिर उन्हें मुआवजा भी दिया जा सके।
बिल्कुल देखिए, और सिर्फ मुआवजा ही ना दिया जा सके बल्कि इस चीज का भी पूरा ख्याल रखना होगा कि किसी दूसरे व्यक्ति को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप किसी के आशियाने को, किसी के घर को रातों रात नहीं तोड़ सकते, क्योंकि इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जिस तरह से पीड़ित को प्रभाव पड़ा, साफ ये कहा गया कि सरकार उन्हें 25 लाख रुपए मुआवजा देगी। चलिए खबरों में बढ़ जाते हैं आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। अब डूबते हुए सूर्य को आज अर्घ दिया जाएगा। जी हाँ, 4 दिवसीय छठ महापर्व के दूसरे दिन श्रद्धालुओं ने खरना किया और इसमें पूरे दिन निर्जला व्रत रखने के बाद श्रद्धालुओं ने सायंकाल को पूजा कर रोटी और गुड़ की खीर का प्रसाद तैयार किया। वो प्रसाद आपस में सबने मिलकर भोग लगाया और भोग लगाने के बाद खुद उन प्रसाद को ग्रहण किया। इस दौरान प्रसाद अपने परिवार के साथ आसपास के लोगों में भी बांटा गया। फिलहाल देखिए, छठ के महापर्व को लेकर के जिस तरीके से तैयारियां आप देखते हैं, क्योंकि 4 दिनों तक चलने वाला ये छठ का महापर्व है और ऐसे में आज खास तौर पर संध्या का अर्घ होगा और संध्या का अर्घ देने के बाद से यानी डूबते हुए सूर्य को इस दौरान अर्घ दिया जाता है और फिर कल समापन इसका होगा उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही। और इसी वजह से तमाम तैयारियां भी आज आप देखेंगे घाटों पर किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां की गई हैं, ताकि जो श्रद्धालु पहुंचे, जो छठ व्रती पहुंचे, उन्हें किसी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसके साथ साथ में हम आपको अलग अलग अखबारों की कटिंग भी दिखाएंगे कि किस तरह लगातार ये कोशिशें की जा रही हैं और जिन तैयारियों की बात हम कर रहे हैं इसमें कैसे घाटों को न केवल सजाया गया है बल्कि ऐसी व्यवस्थाएं भी की गई हैं ताकि वहां लोगों को किसी परेशानी से जूझना ना पड़ जाए। अब आपको एक तस्वीर हम दिखाते हैं। अमर उजाला, दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण में भी इस खबर को जगह दी गई है। दरअसल ये तस्वीर जरा देखिए, ये छठ महापर्व की ही तस्वीर है और ये जो तस्वीर यहाँ पर दिखाई गई है ये खरने के दौरान की है, यानी एक दिन पहले संध्या अर्घ के एक दिन पहले ये पूरा त्योहार के रूप में ही दूसरा दिन मनाया जाता है। पहले दिन की शुरुआत नहाय खाए से, दूसरे दिन की शुरुआत में आप देखेंगे कि सुबह सवेरे से लोग जुटे हुए होते हैं खरने की प्रसाद तैयार करने के लिए और इसके बाद ठेकुआ भी इसी दिन बनता है और फिर 36 घंटे के व्रत की शुरुआत होती है। छठ गीत गा करके यहाँ प्रसाद तैयार किया जाता है और चूल्हे पर खासतौर पर, क्योंकि पूजा हमने खासतौर पर देखा है बिहार और उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड में भी जो लोग छठ का उपवास रखते हैं, व्रत करते हैं या पूजा अर्चना करते हैं, स्वच्छता का भी ध्यान रखा जाता है, खासतौर पर लोक गीतों का बहुत महत्व होता है। बिल्कुल, और देखिए पवित्रता का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। किसी भी तरह के कोई भी चूक ना हो, इतनी सी भी भूल छठ पूजा में बर्दाश्त नहीं की जाती। आप यकीन मानिए, छठ पूजा एक इतना कठिन व्रत है, इतना कठिन उपवास है। आज से 48 घंटे का निर्जला व्रत जो है वो श्रद्धालुओं का शुरू हो जाएगा। चाहे महिलाएं चाहे पुरुष, जो भी छठ व्रत रखता है या फिर छठ का पर्व या कह सकते हैं पवनी अगर करता है तो उन्हें इस चीज का खास ख्याल रखना होता है कि खरना के अगले दिन से, आज से, क्योंकि डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा, कल उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा, तो पूरी साफ सफाई का, पवित्रता का ख्याल रखा जाता है। नियत और मन भी बिल्कुल साफ रखकर ही ये पूजा की जा सकती है। अगर आपके मन में किसी भी चीज को लेकर खोट है तो आप इस पूजा को सफल चाहकर भी नहीं बना सकते। काफी कठोर और ठोस ये व्रत होता है। तो बिल्कुल इसी वजह से माना जाता है कि इस छठ महापर्व को लेकर के जिस तरीके से लोगों के मन में आस्था होती है और इस महापर्व को लेकर जिस तरह लोग पहले से उत्साहित होते हैं और बात जब हम घाटों की करते हैं तो इससे पहले आपने देखा होगा कि कैसे घाटों पर भी छोटी छोटी आपको बेदियाँ नजर आएंगी जो कि मिट्टी के ढांचे से तैयार होती है। वहाँ पर छठ व्रती पहुँचते हैं और फिर वहीं पर अर्घ दिया जाता है सूर्य देवता को और माँ छठी को भी नमन किया जाता है, यानी बहते हुए पानी में खड़े होकर के ये अर्घ दिया जाता है। कहा जाता है कि भगवान सूर्य की बहन है माँ छठी और ख़ास तौर पर जिन महिलाओं को संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है, ऐसे में अगर वो छठ व्रत करती हैं अपनी मनोकामनाओं को रखने के साथ में माँ उनकी गोद ज़रूर भरती हैं और इसी वजह से संतान की देवी भी इन्हें कहा गया है। यहाँ तक कि ये भी बताया जाता है कि एक बहुत पौराणिक कथा भी है एक राजा से जुड़ी हुई, जब ये कहा जाता है कि उनके पास एक पुत्र तो जन्म हुआ किसी देवता के आशीर्वाद से, लेकिन वो मृत पैदा हुआ था, जिसके बाद संसार के छठे भाग से जन्मी माँ छठी ने यह आशीर्वाद दिया उस राजा को कि आप मेरी पूजा कीजिए और मेरी आराधना करेंगे, आप छठ व्रत करेंगे तो फिर ऐसे में आपका ये पुत्र बिल्कुल जीवित हो जाएगा और आपको संतान सुख आप भोग पाएंगे। जिसके बाद से ठीक हुआ भी ऐसा ही और उसके बाद से ऐसी प्रथाएं चली आ रही हैं। यहाँ तक कि रामायण काल से भी माता सीता और राम के भी छठ का व्रत करने
का जिक्र मिलता है और रामायण काल में भी किस तरह वनवास का वो दौर काटने के बाद रावण की हत्या करने के बाद जब ब्राह्मण पाप लगा था भगवान श्री राम को, तो ऐसे में उसका पूरी तरीके से निस्तारण करने के लिए ही उन्होंने इस व्रत को संपन्न किया था। तो इसकी अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग कहानियां जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये परंपरा आज से नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही है। बिल्कुल, और सदियों से चली आ रही परंपरा का आज भी उतना ही ख्याल रखा जाता है, आज भी उतनी ही सख्ती से पालन किया जाता है जितना आज से 20 साल पहले या 50 साल पहले किया जाता रहा होगा। और इसी के साथ खबरों में हम आगे बढ़ेंगे और करेंगे अगली खबर का। यमुना का पानी प्रदूषित है और काफी जहरीला हो चुका है और इस बीच छठ पूजा की अनुमति नहीं दी जा सकती, हाईकोर्ट ने ये कहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बढ़ते पोल्यूशन का स्तर देखते हुए एक निर्णायक कदम उठाया है और इसमें कोर्ट ने गीता कॉलोनी के पास यमुना नदी के तट पर होने वाले छठ पूजा समारोह की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इस इनकार की वजह कोर्ट ने खतरनाक रूप से उच्च प्रदूषित स्तर को बताया है। तो फिलहाल दिल्ली में खासतौर पर जो लोग छठ पूजा करना चाहते हैं उनके लिए ये ज़रूर थोड़ी सी चिंताजनक खबर है, क्योंकि वो पानी में, यमुना के पानी में उतर करके छठ नहीं कर पाएंगे। और मेरी सहयोगी आपको अखबार की कटिंग भी दिखा रही है। पूजा, बिल्कुल, देखिए दिल्ली हाईकोर्ट का यमुना घाटों पर छठ पूजा की अनुमति देने से इनकार हो चुका है और जितने भी छठ व्रती हैं वो अब यमुना घाट पे जाकर छठ पूजा नहीं मना पाएंगे। देखिए दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को श्रद्धालुओं को यमुना घाटों पर छठ पूजा की अनुमति देने से इनकार कर दिया और कहा कि नदी का जल बहुत प्रदूषित है जिसकी वजह से लोग बीमार हो सकते हैं। हाईकोर्ट में बुधवार को इस मामले पर चिंता जताते हुए चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गिडेला की बेंच ने गीता कॉलोनी घाट पर छठ पूजा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया और कोर्ट ने कहा गीता कॉलोनी घाट पर श्रद्धालुओं को छठ पूजा करने की अनुमति हम नहीं दे सकते हैं। ये सच है कि यमुना में प्रदूषण की मात्रा काफी ज्यादा है, ऐसे में यमुना में डुबकी लगाते हुए आप बीमार हो सकते हैं। ये बेहद प्रदूषित है, ये बहुत बड़ा काम है, इसे अभी नहीं किया जा सकता। हम एक दिन में यमुना को साफ नहीं कर सकते। छठ पूजा के लिए 1000 अलग जगहों पर व्यवस्थाएं की गई हैं, लोगों को वहां जाकर पूजा करनी चाहिए। ये साफ तौर पर हाईकोर्ट ने कहा है, एक सजेशन दिया है। तो बिल्कुल देखिए जिस तरीके से अब तक यमुना का पानी दूषित रहा है और ऐसे में पिछली बार भी आपने देखा होगा कि यमुना घाटों के किनारे कृत्रिम घाटों की व्यवस्था की गई थी और कृत्रिम घाटों में यानी आर्टिफिशियल घाट तैयार किए गए थे और उन्हें आर्टिफिशियल घाटों के सामने पूजा अर्चना करती हुई तमाम छठ के व्रती नजर आए थे। और ऐसे में श्रद्धालुओं की आस्था को, क्योंकि खासतौर पर दिल्ली एनसीआर में बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचती है, जब भी छठ महापर्व का जिक्र आता है तो दिल्ली एनसीआर में रह रहे लोग इस बात को लेकर के चिंतित हो जाते कि न जाने इस बार भी उन्हें घाटों पर अपनी व्यवस्थाएं पूरी तरह दुरुस्त मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। माँ यमुना में आखिर कब उन्हें मौका मिलेगा कि वो उतर करके और सूर्य देवता को अर्घ दे पाए। ऐसे में कृत्रिम घाटों का सहारा दिल्ली वासियों को लेना पड़ता है और इस बार भी हाईकोर्ट की ओर से भी ये कह दिया गया है कि क्योंकि यमुना का पानी इतना ज़्यादा दूषित है, इस वजह से लोगों से भी ये अपील की गई है कि आप घाटों से दूरी बनाए रखें। उसमें केमिकल की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और ऐसे बैक्टीरियाज पनप रहे हैं जो कि आपको अपनी आंखों से नहीं दिखाई देंगे, लेकिन ये आपको पूरी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि आपको पूरी तरह बीमार कर सकते हैं। अलग अलग तरीके के आपको स्किन रैशेस हो सकते हैं, एलर्जीज हो सकती है और इसी वजह से आपको संभल करके रहने की जरूरत होगी। कृत्रिम घाटों का ही इस्तेमाल आप कीजिए छठ का महापर्व मनाने के लिए। चलिए खबरों में बढ़ जाते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट की आलोचना के बाद भी जज की बर्खास्तगी तक अड़े वकील। दैनिक जागरण में इस खबर को जगह दी गई है। लाठीचार्ज के विरोध में लगातार तीसरे दिन कल भी कचहरी में वकीलों ने न्यायिक कार्य नहीं किया। जिला जज अनिल कुमार की बर्खास्तगी की मांग करते हुए अधिवक्ता संगठन दिन भर धरना प्रदर्शन करते रहे और टाइपिस्ट और फोटो स्टेट की दुकान चलाने वाले लोगों ने इस लड़ाई में वकीलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की घोषणा की है। वकीलों ने कचहरी के मुख्य मार्ग को बंद कर दिया और इस कारण से कचहरी की तरफ आने वाले वादकारियों को घूम कर आना पड़ा। कई लोग बंद गेट पाकर बंद गेट पार करते समय गिरकर घायल भी हो गए। बार एसोसिएशन ने कचहरी के मुख्य मार्ग पर धरना दिया। वहीं वकील किसी भी कोर्ट में पेश नहीं हुए। इससे आने वाले दिनों में जेल में बंदियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो सकती है। तो फिलहाल इस खबर को जगह दी गई है दैनिक भास्कर में और साथ ही ये अखबार की कटिंग भी आप देख पाएंगे यहाँ।
सुप्रीम कोर्ट की आलोचना के बाद भी जज की बर्खास्तगी तक अड़े रहे वकील, और ये वकीलों ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया, ये उसकी एक झलक आप इस तस्वीर में देख पाएंगे। दरअसल लगातार तीसरे दिन भी हड़ताल जारी रही। कल रणनीति पर चर्चा की जाएगी, ऐसा कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले फैजाबाद बार एसोसिएशन की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान वकीलों के बार बार काम रोकने की निंदा की थी। साथ ही कहा था कि इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाए जाने के साथ ही निरंतर कार्य सुनिश्चित करने के लिए प्रभावित तंत्र बनना जरूरी है। इसके बावजूद गाजियाबाद में अधिवक्ता जिला जज की बर्खास्तगी की मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने पर अड़े हुए हैं। लगातार तीसरे दिन कचहरी और सदर, लोनी और मोदी नगर तहसील में वकीलों की हड़ताल जारी रही। आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए शुक्रवार को गाजियाबाद में 22 जिलों की बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को बुलाया गया। बैठक में अधिवक्ता आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है आम लोगों को, क्योंकि उनकी तारीखें बढ़ती चली जा रही है इस प्रदर्शन के कारण। और साथ ही साथ ये भी जज की ओर से भी कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया था, इस बात की आलोचना की गई कि अगर ये प्रोटेस्ट इसी तरीके से जारी रहा तो उन लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जो कि अपनी कानूनी लड़ाई को वो बढ़ाना चाहते हैं, आगे वो लड़ना चाहते हैं। लेकिन आपके इस प्रदर्शन के कारण लोगों को भी दिक्कतें हो रही हैं, और साथ ही साथ इस प्रवृत्ति को आपको भी बदलने की जरूरत है कि इस प्रकार से आप कार्य नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल, चलिए खबरों में बढ़ जाते हैं आगे। बिना गारंटर मिलेगा 10 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। स्टूडेंट्स को कुछ गिरवी भी नहीं रखना होगा, तो किसी भी गरीब या मध्य वर्गीय स्टूडेंट अगर 10 लाख रुपए तक का लोन लेना चाहता है तो वो ले सकता है। इसके लिए ना तो आपको कुछ गिरवी रखने की जरूरत पड़ेगी और ना ही इसके लिए आपको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और ये काफी बड़ी और अच्छी खबर है विद्यार्थियों के लिए, जो कि 10 लाख तक का सस्ता कर्ज वाला लोन ले सकते हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी, और इसके तहत विद्यार्थियों को 10 लाख रुपए तक का सस्ता कर्ज मिलेगा। साथ ही सरकार 7.5 लाख रुपए तक के कर्ज पर 75% क्रेडिट गारंटी भी देगी। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार सरकार ये प्रयास कर रही है कि तमाम शिक्षा मिल सके, तमाम शिक्षा विद्यार्थियों को, माफ कीजिएगा, और ऐसे में उन विद्यार्थियों को ही शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऐसी नई नई स्कीम्स चलाई जा रही है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यूएनजीए से जुड़ी हुई। यूएनजीए समिति की बैठक में राजीव शुक्ला बोले कि कश्मीर पर बार बार झूठ बोलना पाकिस्तान की फितरत है। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर के मुद्दों को अनावश्यक रूप से उठाने के पाकिस्तान के बार बार के प्रयासों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने पड़ोसी देश को खरी खोटी सुनाते हुए शुक्ला ने कहा कि पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल लगातार कश्मीर मुद्दे को उठाने की कोशिश करता है, साथ ही गलत जानकारी फैलाता है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। उन्होंने कहा, एक बार फिर पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने इस मंच का इस्तेमाल झूठ और फर्जी जानकारी फैलाने के लिए किया है। झूठी और भ्रामक जानकारी फैलाने पर प्रतिनिधिमंडल की आदत अब बन गई है। तो बिल्कुल, फिलहाल ये अखबार की कटिंग आप देख रहे हैं, दैनिक भास्कर में इस खबर को जगह दी गई है, और ये भी कहा गया है कि किस तरीके से कश्मीर के मुद्दे पर बार बार विपक्षी दलों की ओर से खासतौर पर झूठ फैलाने की कोशिश की जाती है। और इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का भी एक बड़ा हाथ माना जाता है कि जब भी भारत के साथ वो उलझता है तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं उस पर भी वो पर्दा डालने की कोशिश और झूठ बोलने का काम करता रहता है। चलिए, इसी के साथ फिलहाल के लिए सुर्खियां अखबार की इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।